जी 10th क्लास। आज हम साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार तथा नमक के पार्ट फर्स्ट पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले बेटा हमें पता होना चाहिए अम्ल क्या है। वे यौगिक जो जल में घुलने पर H+ आयन प्रदान करें, जैसे HCl। अम्ल वो पदार्थ होते हैं बेटा जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अम्ल। जैसे कि वो सभी खट्टे पदार्थ, क्योंकि अम्ल जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, जैसे नींबू जो है खट्टा है, ठीक है। खट्टे पदार्थ क्या होंगे? अम्ल होंगे। जैसे मान लीजिए HCl, ठीक है, तो इसने टूट के क्या बना दिया? H+ और Cl-। H+ वाला क्या हो गया हमारे पास? अम्ल। नेक्स्ट आ गया बेटा क्षार वो पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करें, उन्हें हम बोलते हैं क्षार। क्षार जो होंगे बेटा वो एक तो जल में OH- आयन देते हैं और साथ में ये स्वाद में, टेस्ट में कड़वे होते हैं, इसलिए ये क्या हो गया? क्षार। जैसे साबुन NaOH, इसने टूट के क्या बना दिया? Na+OH-, तो ये क्या हो गया? क्षार। अब आपको मान लीजिए कि प्रैक्टिकल हो रहा है, तो आपको बोला गया जाओ बेटा लेबोरेटरी में से एक अम्ल उठा के लाओ। तो आपने देखा होगा वहाँ पे जो बॉटल्स पड़ी होती कांच की, उनके ऊपर बेटा ऐसे लिखा होता है HCl, NaOH या H2SO4। तो आपको अम्ल बोला गया है, तो आपने देख लेना है कि जो H+ आयन देता है, जैसे HCl, इसमें H है तो मैं इसको ले आऊंगी, ठीक है। जैसे इसमें H है तो मैं इसको ले आऊंगी। क्यों? क्योंकि इसमें H+ आयन है और मेरे को अम्ल लाने के लिए बोला गया था। अगर वो आपको कोई क्षार लाने के लिए बोले तो आपने वो मीन्स आपने एसिड लेना है जिसमें OH- आयन हो। नेक्स्ट हमारे पास आ गया बेटा सूचक। जो पदार्थ अम्ल या क्षार के साथ मिलने पर अपने रंग में परिवर्तन करते हैं उन्हें सूचक कहते हैं। मीन्स जो पदार्थ अम्ल या फिर क्षार के साथ जब मिल जाते हैं तो उनका रंग बदल जाता है। इसका हम बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं लिटमस पात्र। लिटमस पात्र एक तरह का बच्चे पेपर होता है। अगर मैंने इसको एसिड में डाल दिया, ठीक है, तो ये कौन से रंग का हो जाएगा? लाल। और अगर मैंने इसे किसी क्षार, हाँ जी बेटा ये देखिए, यदि मैं इसे खार में डालूंगी तो ये नीले रंग का, और यदि मैं इसे किसी अम्ल में डालूंगी तो ये लाल रंग का हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया pH स्केल। अब हम किसी भी पदार्थ का कि कोई पदार्थ कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है, इसका हम पता एक स्केल के द्वारा लगा सकते हैं। जैसे नींबू का मेरे को पता है कि वो 2.2 जो उसका अम्लीयपन होता है, तो वो किसके द्वारा हम माप सकते हैं? स्केल के द्वारा। इस स्केल को नाम दिया गया था pH स्केल। इस स्केल की जो खोज थी सबसे पहले सोरेनसन ने 1909 में की थी। इसके द्वारा हम किसी भी विलयन में उपस्थित H+ आयन की मात्रा का जो पता है वो लगा सकते हैं। इसमें P का मतलब होता है पोटेंज का मतलब होता है शक्ति, कि कोई जो पदार्थ है कितना के ज़्यादा अधिक शक्तिशाली, मीन्स अम्लीय या क्षारीय है। अब देखिए अम्लीय, ये स्केल की जो मात्रा थी 0 से लेके 14 तक थी। 0 से 7 तक जाते जाते अम्लीय गुण कम होता जाएगा और 7 से 14 तक जाते जाते क्षारीय गुण बढ़ता जाएगा। जो 7 था उस पर ना तो अम्लीय रह जाएगा और ना ही क्षारीय रह जाएगा। उस हम प्रोसेस को क्या बोलेंगे? उदासीन, कि जब कोई पदार्थ ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। अब जब देखिए मान लीजिए आपको उदाहरण दी गई है, आपको कोई दो विलयन A तथा B दिए गए हैं जिनका pH मान 4 तथा 8 है। इनमें से कौन सा अम्लीय होगा तथा कौन सा क्षारीय? अब देखिए बेटा मेरे को पता है कि 0 से लेके 7 तक क्या थे हमारे? 0 से लेके 7 तक थे हमारे अम्लीय। तो जो A है उसका pH मान कितना? 4, तो वो क्या हो गया? अम्लीय। अब 7 से लेके 14 तक क्या थे? क्षारीय। तो अब
मेरा जो बी है उसका पीएच मान है 8, तो वो क्या हो गया, मेरा क्षारीय। अब मान लीजिए आपको दो पदार्थ दिए गए हैं, एक का पीएच मान है 4 और एक का पीएच मान है 1। तो आपको कहा गया है कि इसमें से कौन अधिक अम्लीय होगा, तो 1 वाला अधिक अम्लीय होगा, क्योंकि हमने बोला 1 से 0 से 7 की तरफ जाते हुए जो अम्लीय गुण हैं वो कम होते जाएंगे। ओके। प्रबल अम्ल, वे अम्ल जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में H+ आयन दें, उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल, की जो जितनी ज़्यादा मात्रा में H+ आयन देते हैं। जैसे H2SO4 प्रबल अम्ल है, इसे हम लेबोरेटरी का राजा भी कहते हैं, इसका नेम है सल्फ्यूरिक एसिड। प्रबल क्षार, वे क्षार जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में OH- आयन दें, जितनी ज़्यादा मात्रा में ये OH- आयन देंगे उतने ही वो क्षार अधिक होंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब नेक्स्ट मेरे पास टॉपिक आता है, दही जैसे खट्टे पदार्थों को पीतल और तांबे के बर्तन में रखने पर क्या होता है। ये देखिए, ये जो खट्टे पदार्थ है, मान लीजिए ये मेरे पास तांबे का गिलास है, ठीक है, पीतल का गिलास ले लीजिए या तांबे का, इसमें मैंने क्या लस्सी डाल के रख दी। अगर आप उस लस्सी को उसी टाइम पे पी लेते हो तो बेटर है। अगर आप उसको 1-2 घंटे के लिए इस तांबे के गिलास में या पीतल के गिलास में रख देंगे तो आप देखेंगे उनकी लेयर के साथ साथ एक लेयर अलग से बननी शुरू हो जाती, ब्लू कलर की, ठीक है। ये देखिए, ये खट्टे पदार्थ तांबे और पीतल की सतह के साथ क्रिया करके विषैले यौगिक उत्पन्न करते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। इन्होंने क्या बना दिया, विषैले यौगिक, हानिकारक पदार्थ बना दिए, जो अगर हम ये लस्सी पिएंगे तो हम ये बीमार हो जाएंगे। नेक्स्ट है HCl तथा HNO3 अम्लीय गुण दर्शाते हैं, जबकि अल्कोहल तथा ग्लूकोज नहीं। देखिए, क्योंकि HCl और HNO3 जल में घुलकर क्या दे रहे हैं, दोनों को दोनों H+ आयन, जबकि जो अल्कोहल है और ग्लूकोज है वो जल में घुलकर H+ आयन नहीं देते। जैसे देखिए, HCl इसने टूट के क्या बना दिया, H+ और Cl- H+ आयन दिया, और ग्लूकोज ने नहीं दिया, तो इसलिए ये अम्लीय गुण नहीं दर्शाएगा। नेक्स्ट है, क्या क्षार में H+ आयन होते हैं। मैंने आपको बोला था क्षार में OH- आयन होते हैं, लेकिन बेटा क्षार में H+ आयन भी होते हैं, परंतु उनमें OH- आयन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, क्षार। अम्ल विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि ये जल में घुलकर H+ आयन बनाते हैं। इन आयनों के कारण ही ये विद्युत का चालन करते हैं। मीन्स जो अम्ल है उनमें से विद्युत धारा आसानी से गुजर सकती है, क्यों, क्योंकि इनमें H+ आयन होते हैं। नेक्स्ट, शुष्क HCl लिटमस पात्र के रंग को नहीं बदल पाता। क्यों नहीं बदल पाएगा, क्योंकि देखिए शुष्क HCl जो है वह सूखा हुआ है, पानी के अनुपस्थिति के कारण शुष्क HCl लिटमस पात्र के रंग को नहीं बदल पाएगा, क्योंकि यदि इसमें पानी नहीं होगा तो HCl टूट के H+ आयन नहीं बनाएगा, तो यदि वो H+ आयन नहीं बनाएगा तो वो लिटमस पात्र के रंग को नहीं बदलेगा। आगे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो अपने घर से करने हैं। फर्स्ट, अम्ल और क्षार में अंतर बताएं, सूचक क्या है, उदाहरण दें। पीएच स्केल से आपका क्या अभिप्राय है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी। दही जैसे खट्टे पदार्थों को पीतल और तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए। अल्कोहल और ग्लूकोज को अम्लीय गुण नहीं दर्शाते, क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्या क्षार में H+ आयन होते हैं, अम्ल विद्युत का चालन कैसे करते हैं। ओके, हाँ जी स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट साइंस, आज हम सब्जेक्ट साइंस 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार तथा नमक। सबसे पहले आ गया मेरे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे हम क्या कहते हैं, POP भी कहते हैं। जब बच्चे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जल के साथ क्रिया करेगा तो ये एक कठोर पदार्थ बना देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम।
इसका फॉर्मूला क्या हो गया, CaSO4 1/2 हाफ वाटर। इसने क्रिया किसके साथ की, 3/2 H2O। तो इसने क्या बना दिया, CaSO4 2H2O, जिप्सम बना देगा। नेक्स्ट आ गया, अल्कोहल के जो यौगिक होते हैं बेटा वो विद्युत का चालन नहीं करते। आपने इसे एक क्रिया के द्वारा दर्शाना है, एक एक्टिविटी के द्वारा दर्शाना है। तो मैंने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर में मैंने कॉर्क लगाया, उस कॉर्क पे मैंने 2 कील लगा दिए। अब इन कील को एक तार की सहायता से मैंने बैटरी, बल्ब और स्विच के साथ जोड़ दिया। इसमें मैंने अल्कोहल डाल दिया। मैंने यहाँ पे भी यही कुछ लिखा है जो बोल रही हूँ, ठीक है बेटा। अल्कोहल डाल दिया। अब इसमें से मैंने विद्युत धारा प्रवाहित की। आप देखोगे कि ये जो बल्ब है वो नहीं जगेगा। क्यों नहीं जगेगा, क्योंकि जो अल्कोहल है वो अपने आयनों में नहीं टूटता है। ये हमने एक एक्टिविटी के द्वारा दर्शा दिया। अब जरूरी नहीं अल्कोहल आए, अगर ग्लूकोज भी आएगा तो भी आपने ऐसे ही सारा लिखना है। नेक्स्ट आ गया, वर्षा का जो जल और नल का जल विद्युत का चालन करता है, जबकि उदासीन जल नहीं, मीन्स जो डिस्टिल्ड वाटर है वो नहीं करता। हमने लिखना है क्योंकि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई आयन नहीं होता, परंतु जो वर्षा का जल होता है या फिर नल का जल होता है उसमें आयन उपस्थित होते हैं, जिस कारण वे विद्युत का चालन करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि किसी भी घोल में से विद्युत तभी पास होगी जब उसमें आयन उपस्थित होंगे। नेक्स्ट आ गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी रोधक बर्तन में क्यों रखना चाहिए, क्योंकि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो हवा की नमी के साथ क्रिया करके एक ठोस पदार्थ जिप्सम बनाता है, इसलिए इन्हें कहाँ पे रखना चाहिए, नमी रोधक बर्तनों में। आगे बेटा कुछ सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं, जैसे कपड़े धोने वाले सोडे का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 10H2O, ये आपने लर्न करनी है सारे। बेकिंग सोडे का NaHCO3, रंग काट पाउडर मीन्स इसको विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, इसका CaOCl2, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2O, जिप्सम का CaSO4 2H2O। ये फॉर्मूले आपने बेटा लर्न करने हैं। अब आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। अस्पतालों में टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है, घरों की छतों पर डिजाइन डालने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, और सांचे बनाने के लिए, सांचे होते हैं कि किसी चीज को आकार देने के लिए, ठीक है, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया बेटा विरंजक चूर्ण के उपयोग। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म होती है बेहोशी की दवा की, जैसे कि हैंकी पे ये क्लोरोफॉर्म अगर दवाई लगाकर किसी के नोज पे रख देना तो वो बेहोश हो जाएगा। पीने वाले जल में से हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए और सूती कपड़ों से रंग उड़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कपड़े धोने वाले सोडे का प्रयोग क्या होगा, सबसे पहले कपड़े धोने के लिए, कठोर जल को नरम करने के लिए और कांच और साबुन बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ गया बेकिंग सोडे का प्रयोग, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, एंटासिड के रूप में। एंटासिड होता है बेटा जब हमारे पेट में एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो उसे दूर करने के लिए हम इनो वगैरह जो लेते हैं ना वो एंटासिड का कार्य करते हैं, और आग बुझाने वाले यंत्र में किया जाता है। अब नमक का उपयोग तो आपको पता ही है, भोजन बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए और अचार को सुरक्षित रखने के लिए। नेक्स्ट आ गया क्षार का उपयोग, कागज उद्योग में इसका, एंटासिड बनाने में और कपड़ों से ग्रीस वगैरह के दाग उतारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अम्लों का उपयोग क्या है, हमारे पेट में बेटा HCl नाम का अम्ल होता है। जब हम भोजन खाते हैं तो उसके साथ काफ़ी सारे जो जीवाणु होते हैं, कुछ जीवाणु, काफ़ी सारे नहीं हम बोल सकते, कुछ जीवाणु हमारे पेट में चले जाते हैं भोजन के साथ। तो ये जो HCl है उन जीवाणुओं को नष्ट करने में या मारने में हमारी मदद करता है। और अचार बनाने में भी अम्लों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम अचार बनाते हैं तो इसमें सिरका डाल देते हैं। हाँ जी, अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो आप घर से करके दोगे। अम्लों और क्षारों के उपयोग। POP को नमी रोधक बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। ग्लूकोज विद्युत का चालन नहीं करते, एक क्रिया द्वारा दर्शाएं। बच्चे सेम ही वैसे होगा जैसे मैंने आपको अल्कोहल का बताया था।
आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आयन उपस्थित नहीं होता। पीओपी का सूत्र और इसका उपयोग आपने ये क्वेश्चन करके बेटा मेरे नंबर पे सेंड करने हैं। ओके। हाँ जी, 10th क्लास, आज हम विषय साइंस के लेसन नंबर 2 के पार्ट 3 मीन्स इसकी 2 वीडियो मैंने पहले आपको भेज दी हैं और अब 3rd वीडियो है जो हम करने जा रहे हैं और ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मेरे पास आ गया रंग काट पाउडर की तैयारी, किसे कैसे बनाया जाता है। जब शुष्क बुझे हुए चूने में से कलोरीन गैस गुजारी जाती है तो इससे क्या बनेगा, रंग काट पाउडर। देखिए बुझा हुआ चूना था, इसमें मैंने कलोरीन गुजारी तो इसने क्या बना दिया मेरे पास CaOCl2 मीन्स रंग काट पाउडर और साथ में वाटर बाहर निकाल दिया। अब गुण कि हमें कैसे पता चलेगा ये रंग काट पाउडर बना है। यह पीले रंग का होता है, इसमें कलोरीन की बहुत तेज गंध आती है और यह जल में घुलनशील होता है। जब यह वायु की CO2, ठीक है, हवा में जो CO2 होता है उसके साथ क्रिया करता है तो क्लोरीन को निकाल देगा। तो इसने क्या बना देना, कैल्शियम कार्बोनेट CaOCl2 रंग काट पाउडर था। जब इसने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया किया तो क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन। जो अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा गर्म करते हैं तो ये कौन सी गैस छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड। उपयोग कागज और कपड़ा उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। जल को कीटाणु मुक्त करने के लिए आपने देखा होगा जब जल को कीटाणु से मुक्त करना हो तो क्या करते हैं, जो वाटर सप्लायर होते हैं वो क्लोरीन की गोलियां जो होती है इसमें जल में मिला देते हैं ताकि इनमें जितने भी जर्म्स हैं उनको नष्ट किया जा सके। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, क्लोरोफॉर्म बेटा किसी को बेहोश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्या होता है जब कपड़े धोने वाले सोडे को वायु में खुला छोड़ देते हैं। कपड़े धोने वाले सोडा उसका सूत्र क्या है, Na2CO3 10H2O। जब इसके क्रिस्टलों को वायु में खुला छोड़ा जाता है तो इसने क्या करना है कि अपनी 10 वाटर मॉलिक्यूल में से 9 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो लुप्त कर देने हैं, हवा में ही चले जाने हैं और इसके पास सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल बच जाएगा, Na2CO3 10H2O। इसको मैंने हवा में खुला छोड़ दिया तो इसने क्या बना दिया, Na2CO3 H2O प्लस 9H2O। आपको इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है कि जब आप देखिए कपड़े धोने वाला सोडा सर्फ होता है, उसको अगर आप वैसे किसी बॉक्स में डाला हो, किसी डब्बे में डाला हो तो आप इसको हाथों में लीजिए, वो थोड़ा नरम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स के 10 मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं। अगर आप इसको कुछ समय के लिए खुला रहने दे, हवा में ही पड़ा रहने दे या धूप में रख दे तो आप देखेंगे ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें से 9 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो उड़ जाएंगे। किस कारण उड़ते हैं? उत्फुल्लन के कारण। अब उत्फुल्लन क्या है? वो क्रिया है जिसमें किसी यौगिक के क्रिस्टलीय जल के वायु में मुक्त होने की क्रिया होती है। कि इसमें किसी यौगिक के जो क्रिस्टल, ये हमारा एक क्या बन गया, क्रिस्टल। जब भी किसी कंपाउंड में हम वाटर ऐड करते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलीय जल, ठीक है, या क्रिस्टलीय कंपाउंड। इसमें से जब कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं उत्फुल्लन। आगे मेरे पास आ गया बेटा बेकिंग सोडे की तैयारी। जब कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम कार्बोनेट के घोल में से गुजारा जाए तो यह बेकिंग सोडा बनाता है, देखा होता है। उसको अगर आप वैसे किसी बॉक्स में डाला हो, किसी डब्बे में डाला हो तो आप इसको हाथों में लीजिए, वो थोड़ा नरम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स के 10 मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं। अगर आप इसको कुछ समय के लिए खुला रहने दे, हवा में ही पड़ा रहने दे या धूप में रख दे तो आप देखेंगे ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें से 9 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो उड़ जाएंगे। किस कारण उड़ते हैं? उत्फुल्लन के कारण। अब उत्फुल्लन क्या है? वो क्रिया है जिसमें किसी यौगिक के क्रिस्टलीय जल के वायु में मुक्त होने की क्रिया होती है।
कि इसमें किसी यौगिक के जो क्रिस्टल, ये हमारा एक क्या बन गया, क्रिस्टल। जब भी किसी कंपाउंड में हम वाटर ऐड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलीचर, ठीक है, या क्रिस्टली कंपाउंड। इसमें से जब कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं उत्फुल्लन। आगे मेरे पास आ गया बेटा बेकिंग सोडे की तैयारी। जब कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम कार्बोनेट के घोल में से गुजारा जाए तो यह बेकिंग सोडा बनाता है। देखिए, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, इसको जब मैंने तीनों को मिलाया तो इसने क्या बना दिया मेरे को, बेकिंग सोडा। एक तो इस तरीके से तैयार किया जाता है, एक हम तैयार कर सकते हैं सॉल्वे क्रिया द्वारा, ठीक है। इस क्रिया का नाम क्या था, सॉल्वे क्रिया। सॉल्वे क्रिया के द्वारा क्या था कि जब हम नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड को अमोनिया गैस, ठीक है, NH3 मीन्स अमोनिया गैस में से गुजारते हैं तो वो क्या बना देगा, अमोनियम क्लोराइड, और साथ में क्या बनाता है, बेकिंग सोडा। अगर आपको कहा जाए कि बेटा सॉल्वे क्रिया एक्सप्लेनेशन दो, सॉल्वे क्रिया का वर्णन करो, तो हमने लिखना है कि सॉल्वे क्रिया के द्वारा बेकिंग सोडे की तैयारी की जाती है। इसके द्वारा हम सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को अमोनिया गैस में से गुजारते हैं तो इसमें अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा बनता है। अब गुण, बेकिंग सोडे के गुण क्या है। जब हम इसे गर्म करेंगे ना बेटा तो यह फूलकर हल्का हो जाता है। गर्म होने पर क्या होगा, CO2 ये हल्का क्यों हो जाता है, फूलता क्यों है। देखिए, जब हम केक वगैरह बनाते हैं बेटा तो वो फूल जाते हैं और बिल्कुल लाइट वेट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें हमने बेकिंग सोडा मिलाया होता है। बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आने के लिए केक में क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं जिनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल जाती है, इसलिए वो हमें थोड़ा फूला हुआ और थोड़ा हल्का महसूस होता है। थर्ड क्या है, ये जल में घुलनशील है। उपयोग, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, बेकिंग पाउडर बनाने में। आग बुझाने के यंत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि जब ये गर्म होगा ना बेटा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, आग को बुझाती है, जबकि ऑक्सीजन आग को जलाती है। एंटासिड के रूप में, अगर हमारा पेट वगैरह खराब हो जाए बेटा तो इसमें अगर हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, तो उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं एंटासिड के रूप में। आगे आगे बेटा कपड़े धोने वाले सोडे की तैयारी। इसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड के द्वारा क्रिया की जाती है तो बेकिंग सोडा बनता है, और जब बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। अब इस सोडियम कार्बोनेट का हमने क्या करना है, क्रिस्टलीकरण मीन्स इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं, तो इसने क्या बना दिया हमारे पास, कपड़े धोने वाला सोडा। देखिए, आपको इसकी पूरी रिएक्शन हम बताते हैं। आगे देखिए, कपड़े धोने वाले सोडे की तैयारी। देखिए, इसे सोडियम क्लोराइड के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जब हमने बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। इसे दोबारा क्रिस्टलीकरण, ये जो सोडियम कार्बोनेट, ये देखिए, जब हमने बेकिंग सोडे को गर्म किया, ट्रायंगल का निशान मीन्स गर्म किया, तो इसने बना दिया सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जब इस सोडियम कार्बोनेट का हम दोबारा क्रिस्टलीकरण करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, कपड़े धोने वाला सोडा। उपयोग, कांच और साबुन उद्योग में घरों की सफाई के लिए इसे प्रयोग किया जाता है और जल की कठोरता को दूर करने के लिए। नेक्स्ट आपको कुछ होमवर्क दिया गया है, जैसे कपड़े धोने वाले सोडे की तैयारी के उपयोग लिखें, बेकिंग सोडे के गुण बताएं, रंग काट पाउडर की तैयारी तथा गुण बताएं, और आपने सूत्र लिखने हैं, POP का, कपड़े धोने वाले सोडे का, रंग काट पाउडर का और बेकिंग सोडे का। ओके।